हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी गुप्ता आपका वेलकम करती हूँ वंस अगेन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमएसटी लक्स पर। तो आज स्टूडेंट्स हम अपने कुछ नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, वो सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जेल पहरी के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और सारे स्टूडेंट्स को जेल पहरी का पैटर्न कैसा है इंग्लिश का ये समझाने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है, जिससे आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप से आप उसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी कम टाइम है, हमने सारी ग्रामर अभी कंप्लीट नहीं की है, वो कैप कंप्लीट नहीं की है, तो उसका सेशन हम अलग से लाएंगे। हम अपना जो लास्ट टाइम रूट वर्ड्स विथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी मैंने ये जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाई हूँ, इसको भी हम अपने अदर सेशन में कंप्लीट करते जाएंगे, तो दोनों ही सीरीज चलती जाएगी। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा जेल प्रहरी 2017 का पेपर रहेगा, जो इंग्लिश का पेपर जिस तरह से आया था, जिस तरह से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आए थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। आई होप कि आप लोग ऑलवेज हैप्पी रहें, आप लोग ऑलवेज हेल्दी रहें और आप लोग जल्दी से वेल्दी भी हो जाएं, है ना। तो जॉब लगेगी तो वेल्दी भी हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जेल प्रहरी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। जेल प्रहरी के लिए जिन स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है, आई होप कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप लोगों ने सारे रूल्स एंड जितने भी वोकैबुलरी है आप लोगों ने अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ ली होगी। और आज के वीडियो में यही चेक करेंगे हम, आप लोग भी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते जाएंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी, देन आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो पेपर है, देखिए मैंने क्या सेट किया है, लास्ट ईयर का ये पेपर है। ये जेल प्रहरी का 2017 का पेपर है। देखिए यहाँ पे 2017 का पेपर है, 18 जुलाई 2017 का 9 AM की शिफ्ट का ये पेपर है। देखिए इसको ध्यान से देखिए कि ये आपकी ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPEB की वेबसाइट से लिया है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन में आपको पेपर तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि कहाँ पे क्या कैसे क्यों होगा। तो हम जो ग्रामर की सीरीज़ है वो आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, बट आज यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अपना माइंडसेट सेट कर लें कि हाँ इसका ऐसे आंसर करना है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी टेक्निक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज के हम पेपर से डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा 2017 का 18 जुलाई का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट ने लास्ट टाइम के वीडियो का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर किया है आपके कमेंट बॉक्स पे, उन स्टूडेंट्स का नेम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो उस सीरीज को, जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है, उसको कंटिन्यू जब करेंगे तो उसमें आपका नाम रहेगा। तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और एंग्री ना हो हमसे कि आपका इस बार नाम नहीं आया है। इस बार मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने सिर्फ बनाया है ये वीडियो कि आप लोग जो जेल प्रहरी के स्टूडेंट्स हैं अभी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, उनका फियर थोड़ा सा दूर होता जाए, एग्ज़ाम्स के किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उनसे मैं पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दूं कि उनको किस टाइप से चीज़ों को सॉल्व करना है। और एक साथ मैंने अभी तक अलग अलग वीडियो नहीं बनाया है, इसीलिए एक साथ एक ही आपके क्वेश्चन पेपर में हर डिफरेंट टाइप के आपके जो क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे सारे ही स्टूडेंट्स आज के वीडियो से बहुत सारा नॉलेज लेने वाले हैं इंग्लिश के हर टॉपिक से,
बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और समथिंग क्या होता है कि हर एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही रहता है। तो आप देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड किए बिना ही आंसर कर देते हैं, अच्छे से क्वेश्चन नहीं रीड करते हैं, जिसकी वजह से उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, टाइम, लैक ऑफ टाइम, है ना। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना है आपके पास। इसीलिए अब इस काम के लिए आपके पास टाइम तो कम रहता है, एग्जाम में लिमिटेड टाइम रहता है। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही, अभी से ही, आप जिस स्टेज में हैं आपको इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और अदर इंग्लिश का पेपर आपका सही जाए, तो आप क्या करेंगे, अभी से ही, आज से ही आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जब आप रीड करेंगे, कोई भी आप अपने लेवल की बुक उठा लीजिए, आपका लेवल जैसा भी हो, आप उस लेवल की बुक उठाइए। बहुत अच्छा लेवल है तो आप द हिंदू से आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा नॉर्मल लेवल, आप नहीं वर्ड को समझ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एनसीईआरटीज की बुक उठा सकते हैं, है ना। जो भी आपका, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप हिस्ट्री की इंग्लिश में बुक उठा लीजिए। मतलब आपको सिर्फ रीडिंग हैबिट अच्छी करनी है आपकी, कि आप जब पेपर को उठाएं, रीड करें, तो आप बोर ना हो, उसको फ्लुएंटली एकदम फास्टली आप उसको अच्छे से रीड कर पाएं और क्वेश्चन को समझ पाएं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये 2017 का पेपर का क्वेश्चन है ये, और ये आपको 2017 के पेपर में 20 क्वेश्चंस आए थे, और वो सारे 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे ये देखते हैं हम। तो इस पेपर का मैंने सारा यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगी। क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मैंने राइट नहीं किए हैं, क्वेश्चन के आंसर्स मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आपको क्या करना है कि जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे, तो लगभग तो आपके अप्रॉक्सीमेट आपकी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं जेल प्रेरी के। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखकर अपनी रफ में आंसर पहले से लिख लेना है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है। देन मैं आपको आंसर बताऊंगी, तो आपको मैच करना है कि आपने राइट आंसर किया था कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं करना, सॉल्व करना। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 4 टाइप के वर्ड्स दिए हैं। आपको चारों वर्ड्स में आपको क्या करना है कि एक ही ऐसा वर्ड है यहाँ पे जो सही स्पेल्ड किया गया है। स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग से मतलब है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा वर्ड है जो सही लिखा हुआ है और 3 आपके रॉन्ग लिखे हुए हैं। आपको ये क्वेश्चन बना है मिस स्पेल्ड के चैप्टर से, जहाँ पे आपको स्पेलिंग चेक करना पड़ता है कि आपकी चारों स्पेलिंग सही है या गलत। आपके ऑप्शन 2 तरह से इसके क्वेश्चन मिस स्पेल्ड के 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में 4 वर्ड दिए रहेंगे और चारों वर्ड में आपको एक जो क्वेश्चन रहे, एक वर्ड जो रहेगा वो सही रहेगा, या तो आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, चारों में से सिर्फ एक गलत रहेगा, 3 सही रहेंगे। तो आपके पेपर में दोनों टाइप के क्वेश्चन मिस स्पेल्ड से बने हैं। अभी आपने क्या देखा है क्वेश्चन में कि आपको only one is spelled correct, find the word that is correctly spelled। ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो सही तरीके से सही स्पेलिंग जिसकी लिखी हो। तो चलिए चेक करते हैं। ये लिखा है आपका थ्रूली। आपको इसके लिए वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या बोला है कि रीडिंग आप करेंगे, रीडिंग से आपकी वोकैब अच्छी हो जाती है। आप स्पेलिंग देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये स्पेलिंग इस तरह से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है थ्रोली, यहाँ पे ये स्पेलिंग आप चेक करिए, स्पेलिंग आपकी रॉन्ग लिखी हुई है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है?
आपको यहाँ लिखा हुआ है थ्रोली, तो थ्रोली की स्पेलिंग यहाँ पे राइट होती है THOROUGHLY, तो ये है थ्रोली की स्पेलिंग। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, टुमारो, यहाँ पे एक एम गलत लिखा हुआ है, TOMORROW हो जाएगा, ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग लिखी हुई है। अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से आती है तभी आप इस सेशन को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे सरप्राइज की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, यहाँ पे सरप्राइज की स्पेलिंग हो जाएगी, आर मिसिंग है यहाँ पे। और लास्ट वाली स्पेलिंग को चेक करते हैं, स्ट्रेटजी, STRATEGY, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपका राइट लिखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटजी। तो तीनों ऑप्शन आपने चेक किए। इस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रीड करने में अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली एक क्वेश्चन है जो करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, बाकी के 3 आपके सही हैं। इस बार आपके बाकी के 3 क्वेश्चन सही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी। ऐसा टाइप का कोई वर्ड क्या आपने सुना है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखे हुए हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लिखा है। नंबर थर्ड लिखा हुआ है एनार्की और फोर्थ लिखा हुआ है पार्लियामेंट। तो चेक करिए स्पेलिंग, जल्दी से बताइए मुझे कौन सी स्पेलिंग गलत है। अपना आंसर करिए अपनी कॉपी में। यहाँ पे आपको इस तरह का कोई भी वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये आपका रॉन्ग वर्ड लिखा है। आपका राइट वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी, आपका ब्यूरोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी आपका राइट आंसर होता है, ये आपका राइट हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी आपका राइट आंसर होता है। और यहाँ पे एनार्की सही लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी सही लिखा है, पार्लियामेंट सही लिखा हुआ है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट प्रीपोजिशन राइट करने हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द शीप आर ग्रेजिंग डैश डैश द फील्ड। ग्रेजिंग मतलब होता है आपका घास चरना, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शंस क्या दिए हैं, फ्रॉम। ग्रेजिंग के साथ फ्रॉम का यूज नहीं किया जाएगा, रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो नाउन दिया रहेगा उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे ग्रेजिंग कहाँ पे की जा रही है, घास पे, फील्ड पे की जा रही है। ग्रेजिंग जो घास चल रही है वो कहाँ पे हो रहा है, फील्ड में हो रहा है। तो फील्ड के लिए किसी जगह पर, किसी सरफेस में आपको में बताने के लिए आप इनका यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे अगेन आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं, ही रीड्स बुक्स डैश डैश ग्रेट इंटरेस्ट। वह बुक को पूरे इंटरेस्ट के साथ रीड करता है ना। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, जो आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन फर्स्ट लिखा हुआ है ऑन, ऑन का मीनिंग होता है कि जब आप किसी सरफेस के ऊपर आप कुछ काम करते हैं, कोई चीज़ें रखते हैं, तो आप ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, इनटू। जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन किसी के अंदर मोशन के साथ, गति के साथ अंदर जाता है तो आप इनटू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पे।
जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है, जंप करता है तो वो क्या करता है, गति के साथ, मोशन के साथ अंदर जंप करता है। तो इस टाइम पे आप किसका, जंप के साथ, जंप जो वर्ब है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इनटू प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। तो जंप के बाद आपने क्या लगाया, इनटू लगाया, क्योंकि इनटू प्रीपोजिशन का यूज गति के साथ, मोशन के साथ कहीं भी अंदर प्रवेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ, विथ। विथ का यूज आप जब किसी के साथ के लिए करते हैं, या कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई आपके गैजेट होते हैं, जब उसका यूज करते हैं तो आप उसके लिए विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका मीनिंग वाइज प्रीपोजिशन लग रहा है, के साथ के अकॉर्डिंग लग रहा है। ही रीड्स बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, आप बोलेंगे वह पूरे इंटरेस्ट के साथ बुक रीड करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ। और एक लिखा हुआ है यहाँ पे अलोंग, अलोंग का मीनिंग होता है के साथ साथ, के साथ साथ। यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा, नहीं निकल रहा। यहाँ पे हम, आपका राइट आंसर क्या है, आपका थर्ड ऑप्शन आपका विथ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए पहले ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको इस बार क्या क्वेश्चन क्या आया है, आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल में क्या फिल करना है, क्वेश्चन क्या है आपका, माय कजन रवि विल अराइव फ्रॉम डैश डैश न्यूयॉर्क सिटी। अब आर्टिकल जो है आपको जिसके पहले लगाना है, आपको वो चेक करना होगा कि वर्ड कैसा है। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क एक सिटी का नाम है, जिसके पहले आपको, किसी भी सिटी के नाम के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आर्टिकल के चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि द का यूज कहाँ पे होता है, ए का यूज कहाँ पे होता है और एन का यूज कहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको नॉर्मली ए एन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना है कि जिन नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट होता है उनके पहले एन का यूज किया जाता है, और जिन नाउन का प्रोनाउंसिएशन आपका कॉन्सोनेंट व्यंजन से स्टार्ट होता है उनके पहले ए का यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी, और द का यूज बहुत सारी कंडीशंस के साथ लगता है, जो आपको मैं अपने नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में, जब मैं ग्रामर का वीडियो पढ़ाऊंगी, आपको बनाऊंगी, उस टाइम पे जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको द के सारे यूज बताएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि किसी भी सिटी के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देयर बेबी बियर्स डैश स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे आपको जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद क्या लिखा हुआ है ये चेक करना है। स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, ये आपका नाउन है और ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन एंड एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव के को आपको चेक करना है। आपके एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है ना, 3 डिग्री होती हैं, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो जो पॉजिटिव डिग्री दी हुई होती है उनके पहले हम मैक्सिमम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर बेबी बियर्स डैश स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, स्ट्रॉन्ग आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के पहले आप याद रखिएगा कि ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 4th ऑप्शन आपका ए, आ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट।
आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन ग्रामेटिकली आपका करेक्ट लिखा हुआ है। अदर 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो आपके रॉन्ग आंसर है, वो ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं से गलत हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं, चारों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, जब आपका कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, वो आपका वर्क नहीं कर रहा होता है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। हम अपने ग्रामर के वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो सब्जेक्ट है द बेल्स, जो बेल्स लिखा हुआ है ये आपका पैसिव सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसीलिए आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में जाएगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे, इसमें प्रीपोजिशन चेक करेंगे, आर्टिकल चेक करेंगे, सारे ही आपके जितने भी सब टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करते हुए अपने आंसर करेंगे। तो द बेल्स ऑफ द चर्च, चर्च की बेल्स की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चर्च के बेल्स की। पूरा इसका मीनिंग क्या निकलेगा? द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। सुबह से चर्च की जो बेल्स हैं, घंटियां हैं, वो बज रही हैं। आपका ये जो टेंस लिखा हुआ है, जब कोई भी टाइम किसी एक टाइम पॉइंट, कोई भी काम जो होता है, वर्क है आपका, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है तो आपको, और वो काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा होता है, तो वो आपका किस टेंस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है और आपका जो सेंटेंस है पैसिव में लिखा हुआ है। तो दोनों के स्ट्रक्चर को आपको मैच कर लेना है। जितने स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में लक्स एकेडमी में पढ़ चुके हैं, वो स्टूडेंट भी, सारे स्टूडेंट अपने आंसर नोट डाउन करेंगे। देन मेरे आंसर्स बताने के पहले और आंसर्स बताने के बाद अपने आंसर को चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। इसको सॉल्व करते जाइए सारे स्टूडेंट्स, और जो नहीं पढ़े हैं वो सारे चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका पैसिव है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर को आपको मैच कर लेना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, ये जो ऑफ लिखा है ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अब देखिए किस ऑप्शन में आपका सही लिखा हुआ है, ये चेक करते हैं। द बेल्स ऑफ द चर्च, यहाँ पे ये आपको जो यहाँ पे द बेल्स ऑफ द चर्च लिखा हुआ है, चर्च की बेल्स को बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का करते हैं यूज। क्या होता है कि जब दो नाउन को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, दो नाउन को एक साथ लिखने के लिए हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, पजेशन बनाते हैं। इसका पजेशन बनाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो जब आपका ये जिसका हम पजेशन, जिसका आप अधिकार बता रहे हैं, वो आपका अगर लिविंग है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, अगर नॉन लिविंग है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही लिखा हुआ है ना, द बेल्स ऑफ द चर्च, चर्च की बेल्स, चर्च की बेल्स, चर्च आपका नॉन लिविंग हो गया और इसकी बेल्स बताने के लिए हमने किसका यूज किया है? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए अब पूरा सेंटेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपका राइट है, राइट लिखा हुआ है। द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, और आपका मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए इसके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लास्ट में आपको सिंस और फॉर का यूज मिलता है। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, आपको सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, जहाँ पे भी आपका डेफिनेट टाइम मिलता है आपको सिंस का यूज करना है। एनी ईयर नेम लिखा है 2019, 18, आपको सिंस का यूज करना है। एनी डेज नेम लिखे हैं संडे, मंडे, तो आपको उसके पहले सिंस का यूज करना है। तो आपको डेफिनेट टाइम के पहले सिंस का यूज करना है। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये सेंटेंस अगर सही है और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो अगर एक सेंटेंस पहले ही आपको सही मिल जाता है तो आगे के ऑप्शन आपको चेक नहीं करने हैं, आपको यहीं पे आपका आंसर लगा देना है। आपको इस तरह से स्मार्टली वर्क करना है क्योंकि आपको टाइम बहुत कम रहता है। तो अगर आपको सेकेंड ऑप्शन ही पूरा सही मिल जाता है तो आगे चेक नहीं करना है, आपका टाइम बच जाएगा, आप अदर कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करें आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रीड किया करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन के आंसर्स अगर बन रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन में से एक आंसर आप लोग राइट कर लीजिए। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको उसको मैच करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे स्टूडेंट रीड करेंगे क्वेश्चन को। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको एक ऑप्शन चेक करना है यहाँ पे जो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन फिर से गलत लिखे हुए हैं और एक आपका ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो आपको चेक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर। एक चीज याद रखिएगा कि जो बोरो वर्ब होती है, बोरो वर्ब के बाद आपको बोरो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चेक करिए कि फ्रॉम लिखा है कि नहीं। बोरो एनीथिंग, जो भी बोरो करना है वो लिखा, उसके बाद उस पर्सन का नाम आएगा और जो भी आपने बोरो किया है, बोरो के बाद वो थिंग आएगी और फ्रॉम के बाद उस पर्सन का नाम आएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और एक ग्रामर चेक करनी है आपको। सबसे पहले टेंस की मिस्टेक चेक करनी है। टेंस से रिलेटेड तो कोई मिस्टेक नहीं है। टेंस की मिस्टेक को चेक करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेक करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है, डिड नॉट। डिड नॉट से आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बना हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में आपको यहाँ पे डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आपको चेक करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है कि नहीं। चेक करिए, मोहन डिड नॉट बोरो। बोरो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, सही है यहाँ पे। और एनीथिंग फ्रॉम, एनीथिंग जो भी थिंग बोरो करना है वो लिखा हुआ है और उसके आगे फ्रॉम प्रीपोजिशन भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी आपका सही लिखा हुआ है। आगे चेक कर लेते हैं, फ्रॉम हिज नेबर्स। मोहन ने कोई भी चीज बोरो नहीं की है अपने नेबर से, पड़ोसी से। अपना सेकेंड देख लेते हैं। अब ये बताइए कि इसमें फर्स्ट वाला ही आपको सही मिल रहा है, तो एग्जामिनर ये चाहता है, आपका देखना चाहता है आईक्यू की क्या है आपका। आप अगर फर्स्ट में ही क्वेश्चन सही आपको मिल जाता है तो क्या आपको तीनों क्वेश्चन चेक करने चाहिए, बताइए आप लोग। यहाँ पे जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स, तो आपके ये 3 के 3 ऑप्शन गलत होंगे। और क्यों गलत होंगे, देखिए यहाँ पे डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म लिखी है, यहाँ पे भी डिड नॉट के बाद बोरो आपकी सेकेंड, यहाँ पे आपकी सेकेंड थर्ड फॉर्म लिखी है जो कि गलत है आपकी। और यहाँ पे आपको बोरो फ्रॉम नहीं दिखाई दे रहा है सेकेंड वाले ऑप्शन में। मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग ऑफ हिज नेबर, बोरो फ्रॉम नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। आपका सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट
कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक गिवन द सेंटेंस। इस बार आपका क्वेश्चन कंजंक्शन से बना हुआ है। देखिए प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हो गए, आर्टिकल के क्वेश्चन हो गए। नोट डाउन करते जाइए कि आपके आर्टिकल प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दोज बनानास आरंट राइप डैश डैश दे आर स्टिल ग्रीन। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है। दोज बनानास आरंट राइप, वह जो बनानास हैं वो क्या है, अभी तक राइप नहीं हुए हैं। राइप का मीनिंग होता है नहीं पके हुए हैं। तो अभी तक नहीं पके हुए हैं, अभी भी वो क्या है, अभी भी दे आर स्टिल ग्रीन, अभी भी वो क्या है, ग्रीन है, अभी भी हरे हैं, अभी पके हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो चार ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? नंबर फर्स्ट में येट। येट का मीनिंग होता है अभी तक। अब देखिए ये जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अगर इसको अप्लाई करके देखते हैं तो क्या आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा? देखिए दोज बनानास आरंट राइप येट, अभी वो जो बनानास हैं अभी तक पके हुए नहीं हैं। दे आरंट स्टिल ग्रीन, अभी भी वो क्या है, ग्रीन है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे येट आपका राइट आंसर होगा। जो बट लिखा हुआ है, बट का मीनिंग होता है लेकिन। बट का क्या मीनिंग होता है? लेकिन। यहाँ पे क्या लेकिन का मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि लेकिन तब यूज करेंगे बट का यूज जब आपका फर्स्ट वाले सेंटेंस से अपोजिट होगा सेकंड वाला सेंटेंस, तो आप बट का यूज करेंगे। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। और का यूज कब करते हैं? और कंजंक्शन का जब आपको ऑप्शन देना होता है, या तो ये या तो वो, कोई एक ऑप्शन आपको देना होता है तो आप और का यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वाइल। वाइल का यूज करते हैं आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जब कोई सेंटेंस आपका दो टाइप के काम एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं तो आप वाइल का यूज करते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शन चूज वन टू ज्वाइन द 2 सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको 4 कंजंक्शन दिए हैं। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को रीड करके ये बात समझेंगे कि कौन सा कंजंक्शन से आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को जब आप अच्छे से रीड करेंगे, मीनिंग समझेंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन लिखा हुआ है गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग। सेकेंड लिखा हुआ है यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट। तो अगर आप अपना वेट जो है रिड्यूस करना चाहते हैं तो तो अगर तुम अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो कहाँ जाओ? वॉक करने के लिए जाओ। आप लोग यही करते हैं ना, आप लोग सबको सजेशन देते रहते हैं कि अगर तुम अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो गो फॉर वॉक, वॉक करने के लिए जाओ। तो ये वही लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या यूज करते हैं? अगर, यदि, कंडीशन आप लगाते हैं। तो यहाँ पे जो 4 कंजंक्शन दिए हुए हैं, इन चारों में एक कंडीशनल क्लॉज के लिए कंजंक्शन यूज किया जाता है जो है इफ। इफ का यूज हम कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका इफ बनेगा। अदर ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑल दो लिखा हुआ है। ऑल दो का मीनिंग होता है हालांकि। जब आप कोई भी काम, कोई भी सेंटेंस इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि आप कोई एक्सक्यूज या फिर कोई रीजन पहले ही सेंटेंस में बताना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे ऑल दो का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? इन स्पिट ऑफ। इन स्पिट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद।
इन स्पीट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिया है डिस्पाइट, डिस्पाइट का मीनिंग भी होता है के बावजूद। तो अगर आप कोई सेंटेंस इस तरह के मीनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इनका यूज करेंगे। हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में इनको डीपली पढ़ेंगे, इनके जो क्वेश्चंस हैं हम डीपली डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो अभी आपका राइट आंसर जो है कंडीशनल क्लॉज से बन रहा है। कंडीशनल क्लॉज आपका क्या है? इफ है, यदि है। हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इन दोनों सेंटेंस में कहीं पे भी आप जहाँ पे फिट हो रहा है आपका कंजंक्शन, वहाँ पे आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। आपका सेंटेंस बनेगा इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग। अगर तुम अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो तुम वॉक करने के लिए जाओ। तो इस तरह से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका इफ। यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, देखिए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया है। सी सेड दैट सी डैश डैश विन द सैक रेस। जब आपका क्वेश्चन पास्ट में स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा होता है, कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है? यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेड। ये लिखा हुआ है आपका सेड, ये है वर्ब की सेकेंड ऑब्लिक वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और ये बात समझ में आ जाती कि सेंटेंस किस में है, आपका पास्ट में है। तो सेंटेंस अगर पास्ट में है तो आगे ये कंजंक्शन से दो सेंटेंस कनेक्ट है। कंजंक्शन क्या है यहाँ पे? दैट है, और दैट कंजंक्शन से कनेक्ट है और सेंटेंस आपका, तो पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में ही चल रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सी सेड दैट सी डैश डैश विन द सैक रेस। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। कैन नॉट हैव, कैन का यूज प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? कुड नॉट हैव। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो कैसा आपका मीनिंग बनेगा ये चेक कर लेते हैं। सी सेड दैट सी कुड नॉट हैव विन द सैक रेस। उसने कहा कि वह, यहाँ पे एक चीज है कि कुड लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे कुड नॉट हैव लिखा हुआ है, हैव के बाद यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो ये जो विन लिखी है आपकी, विन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी वजह से ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, मस्ट हैव भी चेक करते हैं। फिर आपको ये मस्ट के साथ, कुड के साथ हैव अगर मिलता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ये वर्ब की आई आपकी थर्ड फॉर्म और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो, तो आपका ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुड नॉट। आपका कुड एक मॉडल है, आपका कुड जो लिखा हुआ है वो एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। आप जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए और उसके आंसर्स बताइए, जब तक मैं थोड़ा सा वाटर वाला आपका ब्रेक लेकर आती हूँ।
तो सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे देखिए जो हम सीरीज चालू किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ये वही क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बनते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अब जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था थोड़ा बहुत वो भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ पर्सन इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब आप वह पर्सन जो अपने डेब्ट्स, जो अपनी उधारियां बाकियां जो होती हैं, उधार जो पैसे होते हैं वो नहीं दे पाता है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे बैंकरप्ट, एफ्लुएंट, इमिग्रेंट और लेजिटमेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताती हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा आपका क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, राइट कर देती हूँ मैं, आप लोग भी अपनी वोकैब के नोट्स में राइट करते जाइएगा। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है धनी। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है धनी। और इमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, अप्रवासी। देखिए माइग्रेंट का मीनिंग प्रवासी होता है, यहाँ पे इम लग गया है। इमिग्रेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, अप्रवासी। नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, लेजिटमेट, इसका मीनिंग होता है वैध। वैध या कानूनी। इसका मीनिंग होता है लेजिटमेट का मीनिंग होता है वैध या कानूनी। अब आपके पास जो ऑप्शन है बैंकरप्ट, इसका मीनिंग होता है दिवालिया। इसका मीनिंग होता है दिवालिया। वह पर्सन जो अपनी उधारियां नहीं दे पाता है वो क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कोई अंकल या होंगे या फिर कोई नेबर्स होंगे जिन्होंने अपना कोई भी अपना उधार नहीं चुकाया है, बैंक से कोई भी लोन लिया था और वो लोन नहीं दे पाया है और उनके पास अब पैसे भी नहीं बचे हुए हैं, कोई भी संपत्ति भी नहीं है देने के लिए पैसे, उनका अपना उधार चुकाने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो वो पर्सन क्या हो गया है, दिवालिया हो चुका है। उसे क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपना उधार नहीं दे पाते हैं, अपनी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से उनके पास संपत्ति खत्म हो जाती है पेमेंट करने के लिए, वो पर्सन क्या हो जाता है, दिवालिया, बैंकरप्ट हो जाता है। अब उनकी क्रेडिट ऐसी हो जाती है कि कोई भी बैंक अब उन्हें कोई भी पर्सन या कोई भी बैंक उन्हें कभी भी उधार नहीं देंगे। वो पर्सन क्या होते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही बना हुआ है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ। ये वही क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। यही मैं बोल रही हूँ कि देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने अभी तक आपको दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही उठाए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठाए हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था लास्ट टाइम, ये पेपर जेल प्रहरी में ऑलरेडी आ चुका था। देखिए तो ये जेल प्रहरी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ही करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका, देखिए अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी पर्सन की लाइफ की हिस्ट्री लिखना उसी पर्सन के द्वारा,
रिटन बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ, उसके स्वयं के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वयं के द्वारा जब लिखा जाता है। आपका राइट आंसर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है आपके, प्रोज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पे आपको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोपीडिया होगा नहीं। यहाँ पे आपने खुद से ही लास्ट वाले वीडियो में, मेरे ही वीडियो में पढ़ा था, आपने समझा था कि यहाँ पे खुद के स्वयं के जीवन के बारे में अगर कोई पर्सन खुद लिखता है तो ये क्या हो जाता है, ऑटोबायोग्राफी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। आपने ये ऑटोबायोग्राफी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और समझा था, मेरे ही लास्ट वीडियो में जिसमें मैं वन वर्ड एप्टीट्यूशन पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रूट वर्ड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए आप लोग। इन द गिवन सेंटेंस there might be an error, find out which part of the sentence has an error. If there is one error, there is on error, mark your answer as no error. आपको पूरे सेंटेंस को रीड करना है और पूरे सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको एक पार्ट में एरर है, उस एरर को फाइंड करना है। आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है। अगर आपको पूरे सेंटेंस में एरर नहीं दिखाई देती है तो आपको ये नो एरर का यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट में, उसमें टिक करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि पूरे सेंटेंस में क्या एरर है, यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, Do you think Australia is a more democratic country than Britain? यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे मोर का यूज करते हैं तो मोर के यूज से आपको क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं सेंटेंस में, जब आप मोर का यूज करते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है कि आप कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहे हैं, और मोर के यूज के बाद आपका एक प्रीपोजिशन THAN आना चाहिए। मोर के बाद आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। आप मोर यूज कर रहे हैं, मोर स्वयं, मोर के बाद आपका नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री आएगी। मोर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद THAN देन का यूज होता है। और यहाँ पे देखिए THEN लगा हुआ है, तो क्या बताइए THAN सही है? यहाँ पे यही मिस्टेक है, THAN का यूज होना चाहिए और लिखा क्या है यहाँ पे, THEN लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ये आपका C पार्ट में एरर है, D पार्ट में तो नो एरर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये आपका राइट आंसर है, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। C पार्ट में एरर है, THAN के प्लेस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको THAN का यूज होना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको THAN का यूज करना है। जब भी सेंटेंस में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको THAN का यूज किया जाता है। हम ग्रामर के चैप्टर में, एडजेक्टिव के चैप्टर में इस रूल को डीपली पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एरर फाइंड करनी है। आपने समझ लिया है कि यहाँ पे मोर होने की वजह से यहाँ पे THAN का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रीड करिए क्वेश्चन को। In the given sentence there might be an error, find out which part of the sentence has an error. If there is one error, mark your answer as no error. ये भी आपका सेंटेंस एरर का क्वेश्चन ही है, इसमें भी आपको एरर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए
These copies are for distribution are they? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो कॉपीज हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कि नहीं है। तो जब आपको इस तरह से मीनिंग निकलता है कि ये काम है कि नहीं है, लास्ट में आपको क्वेश्चन इंट्रोनिगेटिव टाइप में आप कोई चीज़ें बनाते हैं कि है कि नहीं है, करना है कि नहीं है, तो ये ऐसा बताने के लिए आप क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि आपको सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब मिलती है जिस टेंस के अकॉर्डिंग, उसमें लास्ट में आप नेगेटिव नॉट का यूज करके बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दीज कॉपीज। दीज कॉपीज को अगर हम एज अ सब्जेक्टिव लिखें तो दे का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन टैग बनाते हुए आर दे लिखा है, जबकि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए कि नहीं बताने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना पड़ेगा, आरएंड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर के प्लेस में क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। आप लोग जो क्वेश्चन टैग पढ़ चुके हैं वो बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आरंट। आरंट दे यहाँ पे हो जाएगा, मतलब आपका जो मिस्टेक है वो आपके सी पार्ट में है, आपका ये पार्ट आपका गलत है। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, आर की जगह पे आपको आरंट का यूज करना है, आरंट। यहाँ पे तभी ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बन पाएगा। आरंट का यूज करना था लेकिन ओनली आर लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके, वो बताएंगे कि उनके कितने स्कोर आ रहे हैं। आपको मेरे आंसर बताने के पहले खुद से ही क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखना है कि आपको कौन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बताते जाइए आप लोग कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, अभी तक आपने सॉल्व किए हैं तो पहले से ही। लक्ष्य एकेडमी के स्टूडेंट्स जो मुझसे पहले ही ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ज़रूर इस क्वेश्चन को मेरे आंसर्स बताने के पहले सॉल्व करके बताएंगे कि उनसे कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन idiomatic expression is given. What is the meaning of the idiomatic expressions to take the law in one's hand in his sentence given below? यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है आपको कि एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस में एक आइटम या फ्रेजेस का यूज किया गया है और उस आइटम फ्रेजेस को अंडरलाइन किया गया है। आपको उस आइटम फ्रेजेस का सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकल रहा है ये बताना है आपको। उस मीनिंग के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन की मीनिंग निकालते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आइटम फ्रेजेस के चैप्टर से लिया गया है। आइटम फ्रेजेस अगर आपको बन रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आइटम फ्रेजेस का मीनिंग नहीं पता, लेकिन सेंटेंस को क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक आ जाता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हर मदर टुक द लॉ इनटू हैंड्स व्हेन सी heard see that her child had been abused. उसकी मदर ने अपने हाथ में कानून ले लिया। when she heard see that जब उन्होंने सुना कि that मतलब कि हर चाइल्ड हैड बीन अब्यूज, कि उनके चाइल्ड ने गलत काम किया है या गलत वर्ड बोले हैं, तो उनकी मदर ने अपने हाथ में कानून ले लिया। इस टाइप का इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं क्या सही बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन। मतलब हाथ में कानून लेने का क्या मतलब होता है कि वो उसको पनिश करने के लिए
उसके ऊपर मतलब उसको पनिशमेंट देने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है ना, इसी का मीनिंग यही निकलता है। तो अगर आप कुछ घर में गलत काम कर देते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं तो बस पनिशमेंट देने के लिए। तो बस वही मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही जा रहा है। सेकंड चेक करते हैं, नन ऑफ द अबव, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जा रहा है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, टू वेयर द क्लॉथ्स ऑफ द जज, जज के कपड़े पहन लेना, ऐसा तो कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे, है ना। फोर्थ चेक करते हैं, टू लिफ्ट समथिंग, कुछ भी उठा लेना, ऐसा भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो मीनिंग में सही फिट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका यहाँ पे राइट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट का सही है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। देखिए सारे ही चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका आइटम फ्रेजेस से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं और 17 में आइटम फ्रेजेस का ही क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। That car was a real headache. I washed my hands off it long ago. ये जो कार है बहुत दिन से सर दर्द बनी हुई है, मैंने आखिर इससे पीछा छुड़ा ही लिया, ऐसा टाइप का इसका मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रेज लिखा हुआ है वो है आपका, ये अंडरलाइन है फ्रेज, वॉश्ड माय हैंड्स, मैंने अपना हाथ साफ कर लिया या मैंने पीछा छुड़ा लिया इससे। तो मतलब कोई भी चीज़ को आप अब यूज करना छोड़ देंगे या फिर किसी को सेल कर देंगे, तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये मीनिंग निकल रहा है। तो देखते हैं आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नन ऑफ द अबव, पहले ही नन ऑफ द अबव कुछ नहीं कर सकते, आगे के ऑप्शन चेक करना जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, एंडेड वंस एसोसिएशन विथ समवन और समथिंग, किसी से आपने अब अपना कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, किसी को, किसी चीज़ों, किसी पर्सन को आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है, एंड कर दिया है आपने। तो ये यहाँ पे नंबर थर्ड, ये आपका जो सेकेंड वाला है इसको नोट करिएगा कि यहाँ पे किसी चीज़ से पीछा छुड़ा लेने से ही मतलब निकल रहा है। यहाँ पे थर्ड क्या कह रहा है, चेंज द पार्ट्स एंड मशीनरी ऑफ समथिंग। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने उससे अपना पूरी तरह से मैंने उसको यूज करना छोड़ ही दिया, अब मैं फाइनली इससे दूर हो गया, इसको छोड़ दिया है मैंने। तो यहाँ पे इसको चेंज करने से तो कोई मतलब निकल नहीं रहा है। नंबर फोर्थ में आता है गेट समथिंग रिन्यूड और रिपेयर्ड, तो यहाँ पे रिपेयर्ड करने से रिलेटेड भी कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड, एंडेड वंस एसोसिएशन विथ समवन और समथिंग। आप किसी पर्सन या किसी थिंग से पूरी तरह से आप दूर चले जाएं या उसको छोड़ दें, सेल कर दें, आप इससे यहाँ पे मतलब निकल रहा है। तो मतलब यहाँ पे आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया है,
वो चीज़ से, कार से, क्योंकि वो मेरा सर दर्द बन गई है, काफ़ी टाइम से अनयूज़फुल हो गई है। जब आपकी कोई भी मशीनरी या फिर बाइक बहुत पुरानी हो जाती है तो बार-बार बंद होने लग जाती है ना? तो आप क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं, आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बार-बार क्या हो रही है, बंद हो रही है ना? तो आप यही काम करेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और राइट आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आइटम फ्रेजेस के आंसर्स किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका? A sentence with an underlined word is given below. Find the word which is most similar is meaning to the underlined word. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। अब उस वर्ड को जिसे अंडरलाइन किया गया है उसका सिमिलर मीनिंग आपको फाइंड करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? मोस्ट सिमिलर मीनिंग। जो वर्ड अंडरलाइन है उसके 4 मीनिंग दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि उसका मिलता जुलता मीनिंग किस में निकलेगा। वी वर चार्म्ड बाय हिज वॉइस मैनर, हम बहुत ही ज़्यादा चार्म्ड हो गए, बहुत ही ज़्यादा हम अट्रैक्ट हो गए उसकी वॉइस मैनर से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? डिस्गस्ट। डिस्गस्टेड का मीनिंग होता है बकवास। क्या निगेटिव यहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिविटी आ रही है? क्या निगेटिव लग रहा है आपको? चार्म का मीनिंग तो अच्छा होता है ना, अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मीनिंग निकलता है, पॉजिटिव मीनिंग निकलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड रिपील्ड। रिपील्ड का मीनिंग होता है पीछे कर लेना, पीछे धकेल देना। तो यहाँ पे भी ये भी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इससे भी इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं अट्रैक्टेड। यहाँ पे अट्रैक्टेड का मीनिंग, यहाँ पे देखिए चार्म अट्रैक्टेड वही आपका निकल रहा है कि वी वर। अगर हम अट्रैक्टेड को रखते हैं यहाँ पे तो क्या ऑप्शन निकलेगा? वी वर अट्रैक्टेड बाय हिज वॉइस मैनर। हम क्या हो गए हैं? वीवर, हम अट्रैक्टेड हो गए थे उसके वॉइस मैनर से। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा थर्ड राइट आंसर, अट्रैक्टेड। एनॉयड का मीनिंग क्या होता है? एनॉयड का मीनिंग होता है तंग करना। यहाँ पे एनॉयड का मीनिंग होता है तंग करना। एनॉयड भी मीनिंग यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि निगेटिव मीनिंग देता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बस 20 क्वेश्चन है ही, 20 क्वेश्चन आए हुए थे तो जल्दी से हम अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं आपका। हाँ, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड इज गिवन बिलो। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको इस बार ध्यान दीजिए, क्या देखना है आपको? क्वेश्चन में अपोजिट देखना है, अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। जो अंडरलाइन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जिस वर्ड में, उसमें आपको अपोजिट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द डेस्क इज 3 feet वाइड। वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा। वाइड का मीनिंग क्या होता है? चौड़ा। अब जो वाइड लिखा हुआ है, वाइड का अपोजिट देखना है यहाँ पे। ब्रॉड का मीनिंग भी बहुत ही बड़ा एरिया में होता है। यहाँ पे स्पेसियस का मीनिंग भी होता है विशाल। स्पेसियस का मीनिंग होता है विशाल। तो ये भी नहीं निकल रहा है, ये तो उसी का सिमिलर मीनिंग निकल रहा है। अपोजिट देखना है हमें। लार्ज, लार्ज का मीनिंग भी होता है बड़ा। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट आपका ऑप्शन नैरो। नैरो का मीनिंग क्या होता है? सकरा। तो एक आपका वर्ड जो है ये आपका अपोजिट वर्ड से रिलेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका निकलेगा नैरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नैरो। अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? सेंटेंस को रीड करिए। अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो।
find the word which is opposite to the highlighted word from given options। आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट ऑप्शन चेक करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, द इम्प्रूवमेंट इन सेल्स फिगर्स हैड अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द कंपनी एज अ होल। यहाँ पे अंडरलाइन बेनिफिशियल मतलब प्रॉफिटेबल, तो इसका आपको क्या देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है। अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग 1 मिनट के अंदर जब तक। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको देखना है कि बेनिफिशियल का अपोजिट क्या होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट देखिए, डिसएडवांटेज दिया हुआ है, यहाँ पे एडवांटेज दिया हुआ है, फेवरेबल लिखा हुआ है और सिमिलर लिखा हुआ है। तो बेनिफिशियल एक पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पे फेवरेबल आपका भी पॉजिटिव है, यहाँ पे एडवांटेजियस भी आपका पॉजिटिव वर्ड है और सिमिलर भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे डिस लिखा हुआ है, डिस नेगेटिविटी शो करता है, तो डिसएडवांटेज आपका क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव वर्ड। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने जेल प्रहरी के 2017 के पेपर में आए हुए सारे 20 क्वेश्चन देखे, 20 आपके सारे टाइप्स के, ऑल टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको इसी तरह से इस वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगी वो आपके नेक्स्ट पेपर से रिलेटेड होगा, जेल प्रहरी के ही प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड होगा, तो उसमें भी हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के हम सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों ही सीरीज़ अपनी कंटिन्यू करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सीरीज़ बनाई थी, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ नए रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी जिसमें आपके 2018 के पेपर और लास्ट ईयर के जो पेपर जेल प्रहरी की हुए हैं उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं उसमें क्या नए कॉन्सेप्ट आए हैं, नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आज की क्लासेस हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑल स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।